हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है मेरे हमसफ़र भाग 5। आहिर पेशेंटली इनाय को किस कर रहा था। इनाय की सांसें उखड़ रही थी। वो आहिर को खुद से दूर कर रही थी, पर आहिर उसे छोड़ नहीं रहा था। अब 6 मिनट के बाद आहिर ने उसे छोड़ दिया तो इनाया गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। इनाया ने धीमी पर गुस्से भरी आवाज़ में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आप बहुत बुरे हैं। मुझे एक पल के लिए भी आपकी शक्ल नहीं देखनी है। दूर रहिए मुझसे। उसने आहिर को धक्का दिया और वहां से जाने लगी कि तभी आहिर ने पीछे से उसकी कलाई थाम ली। वो उसके करीब आया और उसके कंधे पे अपना चेहरा टिकाया। इनाया ने गुस्से में कहा, क्या है? मैंने कहा ना, छोड़िए मुझे। आप बेशर्मों की तरह फिर मेरे करीब आ गए। तुम जाओगी कैसे यहाँ से? आहिर ने उसकी बात काटते हुए कहा। तो इनाय भी सोच में पड़ गई कि हाँ, दरवाज़ा का लॉक तो शायद आहिर को ही पता था। ऐसे में वो यहाँ से कैसे जाएगी? उसने गहरी सांस ली और इस बार धीमी आवाज़ में कहा, देखिए मिस्टर शेखावत, मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना। आप प्लीज़ सीधे से ये दरवाज़ा खोल दीजिए। मुझे जाने दीजिए। आहिर के होठों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने और मजबूती से इनाय की कमर पकड़ी और इनाय सिसक उठी। उसने आहिर के हाथ पे अपना हाथ रखा और उसके हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहे हैं आप मिस्टर शेखावत? छोड़िए मुझे। और पहले भी तो मेरी कमर छोड़िए। आहिर ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो। इवन मैं दरवाज़ा भी खोल दूंगा, पर उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। इनाय की आंखों में सवाल उभर आए। उसने कसमसाना छोड़ दिया और कहा, कौन सी शर्त? आहिर के चेहरे पे इंटेंस एक्सप्रेशन छा गए। उसने कहा, पहली शर्त ये तो कि तुम्हें मेरे साथ होली सेलिब्रेट करनी होगी। बोलो मंजूर है? इनाय की आंखें बड़ी हो गई। आखिरकार वो कैसे ये सब कर सकती थी? उसने धीमी आवाज में कहा, प्लीज मत बोलिए ऐसा कुछ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरे माँ बाबा को बहुत भरोसा है मुझ पर। मैं किसी पराये मर्द के साथ होली सेलिब्रेट करके उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। आहिर ने इविल स्माइल किए कहा, भरोसा? यहाँ हर पल हर किसी का भरोसा टूटता है, जाना। तुम्हें अपने माँ बाप के भरोसे की पड़ी है। अब कल को शादी हो जाएगी, तब तुम्हारा पति इंटीमेसी के लिए कहेगा, तब भी क्या यही बोलोगी कि नहीं, मैं अपने माँ बाबा का भरोसा नहीं तोड़ सकती? इनाया ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की। छी, कितनी गंदी बातें करते हैं आप। गंदी बातें ही नहीं, गंदी हरकतें भी बहुत करता हूँ मैं। कहो तो डेमो दूं? आय ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। इनाया उसकी बाहों में कसमसाई। दूर रहिए आप मुझसे। आग के पास आके दम घुट रहा है मेरा, पर अफसोस अब तुम्हें रोज मेरी बाहों में आना ही पड़ेगा। आय ने खुद में ही बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज इनाया तक नहीं पड़ी, पर उसे डाउट आया कि आय ने कुछ बोला होगा। कुछ कहा आपने? इनाया ने धीरे से पूछा। तो आय ने कहा, मैंने तुमसे पूछा कि तुम रेडी हो या नहीं मेरे साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए। अगर नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ हूँ और तुम भी रहो जब तक यहाँ मेरे साथ रहना चाहती हो। कहते हुए आय ने उसे छोड़ दिया। इनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुछ देर वहीं खामोश सी खड़ी थी। आहिर दीवार से लग कर खड़ा रहा। उसकी गहरी नजरें इनाय के ऊपर ही थी। इनाय के हाथ आपस में उलझे हुए थे। उसके दिमाग में बहुत सी उलझनें चल रही थी। उसने अब गहरी सांस ली और आहिर के पास चली गई। उसके पास आकर उसने कहा, तो ठीक है, मैं आपके साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हूँ।
उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। उसकी बात सुनकर आहिर के होठों पे गहरी मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने इनाया का हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। इनाया की धड़कनें बढ़ी हुई थी और आहिर की नज़रें उसी पर ही उतनी गहरी। इनाया ने अपनी नज़रें झुका ली। आहिर इनाया के ऊपर झुकने लगा तो इनाया ने उसके सीने पे हाथ रखा, उसको रोकते हुए कहा, आप करीब क्यों आए हैं? होली दूर से भी तो मनाई जा सकती है। आहिर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और दीवार के ऊपर लगाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ दूर से मनाई जा सकती है, लेकिन जो मज़ा पास से मनाने में है वो दूर से मनाने में कहाँ। इतना कहकर उसने रंग अपने हाथ में उठाया और इनाय के गालों पर अपने हाथों को रगड़ने लगा। इनाय की धड़कनें बढ़ रही थी। उसके दोनों गालों पर रंग लगाने के बाद आहिर उसके बेहद करीब हुआ और उसके गालों पर अपने गाल रगड़ने लगा। इनाय के गालों पर लगा हुआ रंग आहिर के गालों पर लगने लगा। इनाय ने कस के अपनी आंखें भींच ली। आहिर का हाथ उसके गालों से फिसलता हुआ अब नीचे सरकने लगा। जैसे जैसे उसका हाथ नीचे जा रहा था वैसे वैसे इनाय की धड़कनें बढ़ रही थी। आहिर ने उसके गले पर फिर रंग अच्छे से लगाया और फिर आहिर का हाथ छोड़ा और नीचे सरक गया। वो इनाय के कॉलर बोन पर रंग लगाने लगा। यह होते ही इनाय ने झट से अपनी आंखें खोली और हैरानी भरी आवाज़ में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? होली मनाना एक तरफ और ये जो हरकतें आप कर रहे हैं वो एक तरफ, इसीलिए छोड़िए मुझे। आहिर का हाथ उसके कॉलर बोन से टकराता हुआ अब नीचे की तरफ बढ़ने लगा तो इनाय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आहिर से अपना हाथ छुड़ाया। ऐसा नहीं था कि इनाय ने अपने हाथ छुड़ाए थे, बल्कि आहिर ने खुद ही अपनी पकड़ ढीली करी थी, इसलिए इनाय उससे अपने हाथ छुड़ा पाई। इनाय के चेहरे पर अब बेहिसाब गुस्सा था तो वहीं आहिर के चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशन। इनाय अब उससे दूर हो गई और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, प्लीज मिस्टर शेखावत, आपने मेरे साथ होली भी मना ली, अब दरवाज़ा खोल दीजिए और मुझे जाने दीजिए। उसकी बात सुनते ही आहिर ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और उसे दरवाजे की तरफ करते हुए एक बटन प्रेस किया तो वो दरवाज़ा हल्का सा ओपन हो गया। दरवाजे को खुलते देख इनाय ने राहत की सांस ली। वो अब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो पीछे से आय ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। इनाया के कदम रुक गए। उसने अब पलटते हुए सवालिया लहजे में आहिर को देखा। आहिर उसके करीब आने लगा। उसने इनाया को करीब आकर कहा, मेरी दूसरी शर्त तो तुमने अब तक सुनी ही नहीं। इनाया ने गहरी सांस ली। ठीक है बताइए, दूसरी शर्त कौन सी है आपकी? आहिर के चेहरे पर उसकी बात सुनते ही बेहद इंटेंस एक्सप्रेशन आ गए। उसकी नज़र इनाय पर इंटेंस हो गई थी। वो इनाय के ऊपर झुकने लगा। उसकी गर्म सांसें इनाय को अपने गालों पर फील हो रही थी। आहिर ने उसे देखते हुए अब बेहद इंटेंस आवाज में कुछ कहा और बस उसने जो कहा उसे सुनते ही इनाय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। देखते देखते उसकी आंखों में नमी पड़ने लगी। उसने भरी आवाज में कहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मिस्टर शेखावत? मुझे तो आपके ऊपर अब गुस्सा भी नहीं आ रहा है, बस तरस आ रहा है कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि किसी लड़की से डायरेक्ट ऐसी बातें कर सके। उसने अब आय को खुद से दूर करते हुए धक्का दिया और अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, ये जो आपने अभी कहा है ना, ये आपके सपने में भी नहीं हो सकता और मेरे साथ आप ये सब कर भी नहीं सकते। इतना कहकर वो अब भागते हुए वहां से चली गई। आयर गहरी निगाहों से उसे जाते हुए देख रहा था। उसने अब फोन निकाला और किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दी।
बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और इनाया को याद करते हुए कहा, अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मेरे पास नहीं आती एंजलाइज। उसके चेहरे पर डेडली एक्सप्रेशन थे। इनाया सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरी। उसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। वो जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी तभी सामने से मिशा आ गई। इनाया को देखते ही मिशा का चेहरा खिल उठा। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ी और खुश होकर बोली, अरे इनाया, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से होली खेल सकती हूँ। इतना कहते हुए मिशा ने रंग से भरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था कि इनाया ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी और ना ही होली वाली चहक, बस हल्की सी घबराहट और बेचैनी थी। मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं है मिशा, इनाया ने धीरे से लेकिन थके हुए अंदाज में कहा। और फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आया, उसने जल्दी से पूछा, वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने शांतिलाल दादू को कहीं देखा है? मिशा उसकी बदली हुई हालत देखकर थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत हाथ उठाकर गार्डन की तरफ इशारा किया। हाँ, शांतिलाल चाचा उधर गार्डन की तरफ है। थैंक यू, इना ने बिना वक्त गवाए कहा और तेज कदमों से उसी दिशा में बढ़ गई। कुछ ही देर में वो गार्डन में उस हिस्से तक पहुंच गई जहां शांतिलाल चाचा खड़े थे। उन्हें देखते ही उसके दिल को थोड़ा सुकून मिल गया। वो लगभग दौड़ते हुए उनके पास पहुंची। दादू, उसने उन्हें आवाज़ दी। अचानक इनाया को सामने देखकर शांतिलाल जी थोड़े हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। इनाया ने बेचैनी से पूछा, दादू, आपने मेरे माँ बाबा को कहीं देखा है? उसे परेशान देखकर शांतिलाल जी ने शांत आवाज में उसे जवाब दिया, बिटिया, तुम्हारे माँ बाबा तो थोड़ी देर पहले ही घर के लिए निकल गए। ये सुनते ही इनाया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। निकल गई, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, अब उसने धीरे से कहा और वहाँ से वापस मुड़ गई। कुछ ही देर बाद वो शेखावत मेंशन बाहर आ गई। सड़क पे चलते हुए वो खुद से ही गुदगुदाई, माँ बाबा यहाँ से चले भी गए और मैं उन्हें ढूंढती रह गई। शायद इसी वजह से वो मुझे यहाँ कहीं मिल नहीं रहे। वो थोड़ी दूर तक ही यूं नहीं चले गए होंगे। तभी सामने से एक ऑटो आता हुआ देखा। उसने हाथ देकर उसे रोका। अपना पता बताकर वो ऑटो में बैठ गई और फिर अपने घर के नंबर पे निकल गई। उसके मन में अभी भी अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार यही लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। वो आधे घंटे बाद घर पहुंची तो अंदर आते ही उसने देखा कि हॉल में उसकी माँ सरिता सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी दिख रही थी। उन्हें ऐसा घबराया हुआ देखकर इनाया को कुछ समझ नहीं आया। वो जल्दी से उनके पास गई और पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और बाबा कहाँ है? आप दोनों तो साथ ही गए थे ना, कि आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बाबा क्या दुकान पर चले गए? लेकिन आज तो दुकान भी बंद रहती है, फिर कहाँ गए वो? इनाया को सामने देखते ही उसकी माँ अचानक उठी और उसे कस कर गले लगा लिया। इनाया बेटा, उनकी आवाज़ काँप रही थी, तो तुम्हारे बाबा कहीं मिल नहीं रहे क्या? इनाया एकदम से चौंक गई। मिल नहीं रहे मतलब? उसने हैरानी से पूछा। सरिता जी ने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी उसे सब बताने लगी। हम दोनों साथ ही घर वापस आ रहे थे। गली के पास आते आते वो रिक्शा अचानक खराब हो गया। हम दोनों उतर गए। तब तुम्हारे बाबा ने कहा कि घर तो वैसे भी पास ही आ गया है, तो मैं पैदल ही चली जाऊं। वो रिक्शा वाले को पैसे देकर मेरे पीछे ही आ जाएंगे, वो बोलते बोलते और परेशान हो गई। मैंने उनकी बात मान ली
और घर आ गई। लेकिन इनाया, मुझे घर आए हुए 1 घंटा हो गया है और तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं पहुँचे। उनकी आवाज़ में अब साफ घबराहट थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चले गए। फ़ोन भी बंद आ रहा है उनका। पता नहीं वो कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये सब सुनकर इनाया भी अब बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसका दिल घबराहट में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से ही कहा, बाबा अगर गली तक आ चुके थे तो फिर अचानक कहाँ गए। उसने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ आप यहीं बैठो, मैं जाकर बाबा को देख कर आती हूँ। वो अपने किसी दोस्त के यहाँ होंगे। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी रही थी कि पीछे से सरिता जी ने घबराहट से उसे रोक लिया। नहीं, तुम बाहर मत जाओ, उन्होंने जल्दी से कहा। अभी बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, आज होली है। ऐसे में लड़के शराब पीकर इधर उधर घूम रहे होंगे। ऐसे में तुम कहीं नहीं जाओगी। इनाया कुछ कहने ही वाली थी कि सरिता जी ने फिर सख्ती से कहा, मैंने कहा ना, तुम मत जाओ, तुम घर में रहो, मैं खुद जाकर देखती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गई। उनके जाते ही घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। इनाया धीरे से आकर सोफे पर बैठ गई। उसका मन घबराहट से भरा हुआ था। अनंत जी की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लेकिन उसी के साथ उसके दिमाग में बार बार एक ही चेहरा आ रहा था। आखिरकार वो झुंझलाकर खुद से ही बोली, ये मैं क्या सोच रही हूँ। यहाँ मेरे बाबा का कुछ पता नहीं है और मेरे दिमाग में उनके ख्याल आ रहे हैं। वो खुद पर ही गुस्सा करके कुछ पल के लिए वो चुप हो गई। फिर अचानक जैसे उसके मन में कोई ख्याल कौन था, उसने खुद से कहा, 1 मिनट। उसने धीरे से कहा, कहीं मेरे पापा के गायब होने के पीछे उनका हाथ तो नहीं है। अगले ही पल उसने तुरंत सर हिला दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। उसने गहरी सांस ली और सामने बने मंदिर की तरफ देखा। हे भगवान, मेरे बाबा जहाँ भी हैं प्लीज़ उन्हें सेफ रखना। वो भी प्रार्थना कर ही रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। इना ने फ़ोन उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। कॉल अननोन नंबर से आ रहा था। उसका दिल एक पल के लिए और तेज धड़कने लगा। ये मुझे इस वक्त कौन कॉल कर रहा है, कहते हुए वो कॉल कट करने ही वाली थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, शायद किसी और नंबर से उसकी माँ कॉल कर सकती है, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई हो। ये सोचकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से एक गहरी ठंडी आवाज़ सुनाई दी। घर अच्छे से पहुंच तो गई ना, या फिर अपने पापा की तरह आधे रास्ते में ही गायब तो नहीं हो गई। ये सुनते ही इनाय की सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसने हैरानी से फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा, फिर घबराई हुई आवाज़ में कहा, कौन है?" उसका दिल बेहद तेज धड़क रहा था। वो आवाज़ उसे कहीं न कहीं जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वो ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। खैर, उसके पूछते ही दूसरी तरफ कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई और वो खामोशी इनायत के लिए और भी डरावनी होती जा रही थी। उसका दिल घबराहट से बैठने लगा। हेलो, कौन है? उसने फिर बेचैनी से कहा, कोई बोल क्यों नहीं रहा? तुम जो भी हो, मेरे पापा को कैसे जानते हो? उसने इतने ही कहा था कि अचानक दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो हंसी सुनते ही इनाया का दिल और ज़्यादा बैठ गया। कुछ सेकंड बाद वो सब हंसते हुए रुका और फिर उसी ठंडी आवाज़ में कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके पास नहीं आऊँगी। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर हल्के से टेढ़ा मुस्कुराते ही बोला, ऐसा ही कहकर गई थी ना तुम। इनाय की सांसें अब तेज चलने लगी थी। दूसरी तरफ से
वही आवाज़ फिर आई। अभी थोड़ी देर पहले तक तुम्हारी आवाज़ में कितना कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब तुम इतनी घबराई हुई क्यों साउंड कर रही हो? एंजलाइज, एंजलाइज। बस ये तो शब्द सुनते ही इनाया का दिल जोरों से धड़क उठा। अब उसे समझने में एक पल की देर नहीं लगी कि फ़ोन की दूसरी तरफ कौन है। उसकी उंगलियां फ़ोन पर कस गई और फिर उसने धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज़ में कहा, आप? क्या क्या बात है? आप बड़ी जल्दी पहचान लिया तुमने मुझे। सामने से आयर की वही धीमी मगर खतरनाक सी आवाज़ आई। इनाया ने झुंझलाकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, फिर खुद को संभालते हुए बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकती। इतना कहकर वो कॉल काटने ही वाली थी कि तभी आयर की अगली बात ने उसे वहीं रोक दिया। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस वक्त परेशान हो और तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है, ये भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। उसकी ये बात सुनकर इनाया एकदम चौंक गई। आपको कैसे पता? उसने हैरानी से पूछा। दूसरी तरफ आहिर, जो अभी अपनी टेरेस पर बैठा था, उसके हाथ में सिगरेट थी। उसने आराम से एक लंबा कश लिया और धुआं हवा में छोड़ते हुए धीमे से कहा, आहिर शेखावत हूँ मैं, मुझे हर चीज़ की खबर रहती है। उसकी आवाज़ में वही ठंडापन था। मैं अपने दुश्मनों तक की खबर रखता हूँ और तुम्हारे अंदर तो वैसे भी जान बसती है मेरी। वो हल्का सा हंसा। तुम्हारी तो सांसों तक की खबर रहती है मुझे। उसकी ये बात सुनकर इनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसी के साथ उसके मन में एक और शक भी उठने लगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मेरे पापा आधे घंटे से गायब हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी। वो थोड़ा रुकी और फिर हिम्मत जुटाकर बोली, तो कहीं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आहिर ने बीच में ही उसकी बात काट दी। कहीं तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं हो रहा एंजलाइज? उसकी आवाज़ पर अब वो और भी धीमी और खतरनाक हो गई थी। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पापा इस वक्त कहाँ हैं? ये मुझे पता है। फ़ोन के उस पार कुछ पल के लिए फिर खामोशी छा गई और इनाया का दिल उस खामोशी में और घबराने लगा, पर जल्दी उसने खुद को संभाल लिया। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है, इनाया ने सटीक लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर आयर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, कम ऑन बेबी, आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, हद से ज़्यादा बेरहम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो कि मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ कुछ करूँगा। उसकी बात सुनकर इनाया ने गहरी सांस ली। देखिए, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या नहीं, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मैं इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे और परेशान मत कीजिए। मैं फ़ोन रख रही हूँ। वो कॉल काटने ही वाली थी कि तभी आहिर फिर बोला, ठीक है, रख दो फ़ोन। फिर उसने कुछ सेकंड रुककर धीरे से कहा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे अलावा तुम अपने बाबा का पता कभी नहीं लगा पाओगी। ये सुनते ही इनाया का हाथ वहीं रुक गया। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? उसने जल्दी से पूछा। दूसरी तरफ से आयर हल्का सा व्यंग से हंसा। इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि बिना किसी फायदे की किसी की हेल्प कर दूँ, उसने आराम से कहा। अगर मेरा कोई फ़ायदा हुआ तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। इनाया का दिल घबराहट से धड़क रहा था। क्या चाहिए आपको? उसने धीरे से पूछा। आहिर की मुस्कान और गहरी हो गई। वही जो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, जिसके लिए तुमने मना किया था। उसकी बात सुनते ही इनाया का चेहरा गुस्से से भर गया। मैंने आपसे ज़्यादा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा, उसने सिर हिलाते हुए कहा।
मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखते ही वो थक कर सोफे पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर बैठ गई। उसके दिमाग में सुबह से अब तक जो कुछ भी हुआ था सब किसी फिल्म की तरह चलने लगा। एक एक पल, एक एक बात, वो जिस जिस इंसान से आज मिली थी सब उसके सामने चल रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही आंखें बंद किए ये सब सोच रही थी। फिर अचानक उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब, उसकी आवाज़ कांप गई, मेरे पापा को किडनैप करने के पीछे आहिर शेखावत का ही हाथ है। ये सोचते ही उसका दिल और तेज धड़कने लगा। अब मैं क्या करूं? उसने घबराहट में खुद से कहा। कैसे बचाऊं अपने बाबा को उस शैतान के चंगुल से? वो सोच रही थी कि तभी इनाया की नज़र दरवाजे की तरफ गई। सरिता जी अंदर आ रही थी। उनके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ दिख रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इनायत तुरंत उठकर उनके पास गई। क्या हुआ माँ? बाबा का कुछ पता चला? उसने जल्दी से पूछा। उसकी बात सुनकर सरिता जी की आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने धीरे से ना में से हिलाया। नहीं बेटा। उनकी आवाज़ भर्रा गई। मैं हर जगह देख कर आई लेकिन तुम्हारे पापा कहीं भी नहीं हैं। ना वो किसी दोस्त के पास हैं, ना कहीं ऐसी जगह जहाँ वो अक्सर जाया करते थे। कहते हुए वो रोने लगी। उनकी हालत देखकर इनाया का दिल और घबरा गया। वो जल्दी से उन्हें संभालते हुए बोली, माँ प्लीज आप खुद को संभालो, बाबा मिल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ होगा उनको। फिर उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। लेकिन सरिता जी ने धीरे से नामे से हिला दिया। नहीं बेटा, मैं मंदिर में बैठती हूँ, भगवान के पास बैठूंगी तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने कांपती आवाज़ में आगे कहा, क्या पता तब तक तुम्हारे बाबा की कोई खबर ही आ जाए। इतना कहकर वो घर के मंदिर की तरफ चली गई। इनायत कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और आहिर का नंबर डायल कर दिया। तो ही रिंग गई थी कि कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से वही धीमी पर ठंडी आवाज़ आई, क्या बात है, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? इनाय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अब सीधे ठंडी आवाज़ में पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? कुछ सेकंड के लिए फ़ोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई और कुछ देर बाद फिर आहिर की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वाह, उसने धीरे से कहा, बड़ी जल्दी तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ गई। इंटेलिजेंट तो हो तुम। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। उसकी बात सुनकर इना ने गुस्से में कहा, मैंने आपसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप अपनी बेवजह की जिद के चलते मेरे परिवार को तकलीफ़ कैसे दे सकते हैं? घटियापन की भी हद होती है। उसकी बात खत्म होते ही दूसरी तरफ से आहिर की आवाज़ आई, इस बार पहले से भी ज़्यादा ठंडी और ख़तरनाक। पहली बात, उसने बेहद सख्त लहजे में कहा, मेरे सामने ज़ुबान बहुत सोच समझ कर चलाया करो क्योंकि मुझे लोगों की ज़ुबान काटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। उसकी आवाज़ में ऐसा ठंडा गुस्सा था कि इनाया का दिल कांप गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आई ने फिर से कहा, और दूसरी बात और सबसे ज़रूरी बात। उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई। आहिर शेखावत की जिद के बारे में तुम बात ना ही करो तो अच्छा है। वो हल्का सा हंसा लेकिन उस हंसी में सिर्फ खतरा था, क्योंकि अपनी जिद पूरी करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर उसने बेहद ठंडे अंदाज में कहा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं ऐसे ऐसे खेल खेल सकता हूँ जिनका अंदाज़ा लगाना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप
मेरी बात मान लो, वरना वरना क्या करेंगे आप? मैं नहीं मानूंगी आपकी घटिया जिद। मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने बाबा को, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। उसने आहिर से ये सब कहा तो था, पर वो जानती थी कि आहिर के सामने जीतना बहुत मुश्किल है। न जाने उसने उसके बाबा को कहाँ छुपाया होगा। अपनी सोच को लगाम लगाते हुए उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, पर मुझे ढूंढना तो होगा ही ना। मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर वो अपने कमरे से निकली और अपनी माँ की नज़रों से बचते हुए कहीं चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।